वंदे मातरम विद्यार्थियों, मैं रजनीश पाठक स्वागत करता हूं आपका आपके ही अपने इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर जिसका नाम है भविष्य निर्माण शिक्षण संस्थान। दोस्तों, जैसा कि आप टाइटल और थंबनेल के माध्यम से देख लिए होंगे कि यह वीडियो किन के लिए और क्यों ज़्यादा ज़रूरत है। तो वैसे मैं बता दूं कि जो भी विद्यार्थी जो अभी देख रहे हैं हमें, अगर वह बिहार बोर्ड के क्लास 9 के स्टूडेंट हैं तो उनके लिए यह वीडियो एकदम रामबाण साबित होने वाला है और उनके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। मैंने इस वीडियो में आपके साइंस सब्जेक्ट का पहला अध्याय हमारे आसपास के पदार्थ, उसके आंसर क्वेश्चन को करने का प्रयास किया है। आप हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक बने रहिए। इस चैप्टर का नोट्स यदि आप चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सएप लिंक से जाकर हमारे व्हाट्सएप ग्रुप का जो लिंक दिया हुआ है वहाँ से जाकर हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ सकते हैं और हमसे आप PDF प्राप्त कर सकते हैं। वहाँ PDF को कल डाल दिया जाएगा। तो और इसके पहले के जो पार्ट हैं जो इस चैप्टर का, मैंने इसी चैनल पर, अपने इस चैनल पर पहले इसका जो पूरा एक्सप्लेनेशन है जो चैप्टर का आपके पास ये जो बुक है, ये जो बुक होगा आपके पास में, इसका जो पहला चैप्टर है, कौन सा चैप्टर? ये पहला चैप्टर हमारे आसपास के पदार्थ। इस चैप्टर का पूरा एक्सप्लेनेशन मैंने टू द पॉइंट हर चीज़ें पढ़ाई हैं, पूरा एक्सप्लेन किया है। आप उन सब का PDF वगैरह हमसे ले सकते हैं। हमारे सोशल मीडिया के माध्यम से हमारे फेसबुक पेज पर जाके हमें फॉलो कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे जाके हमें फॉलो कर सकते हैं भविष्य निर्माण शिक्षण संस्थान के नाम से। तो चलिए हम अब शुरू करते हैं आपके इस बुक का। अच्छा, इसमें हम लोग करेंगे क्या कि ये जो है, ये जो प्रश्न आपको दिख रहे हैं जो पेज नंबर 4 में है, फिर पेज नंबर 6 में है, आगे बढ़ेंगे तो पेज नंबर 9 में है और पेज नंबर 11 में है। फिर उसके बाद आपका ये चैप्टर का आंसर क्वेश्चन है, आप यहाँ देख रहे हैं। तो उन प्रश्नों को करने वाले हैं जो चैप्टर के अंदर दिए हुए हैं, बाद में अभ्यास कार्य को करेंगे। तो पहले हम चलते हैं आपके प्रश्न। अब इन्हें अगर आप लिखना चाहते हैं, एक नोट्स बनाना चाहते हैं, तो पहले जो वो 4 पार्ट में मैंने पढ़ाया है जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ, उसे वीडियो को देखिए और उसका एक नोट्स बनाइए। उस नोट्स के बाद इन सवालों को आप लिखें और उसका भी एक आंसर क्वेश्चन तैयार करें और फिर अंत में अभ्यास कार्य करें। इस तरह से आपका प्रॉपर एक नोट्स तैयार हो जाएगा और मैं इस चैप्टर का एकदम 1 लाइनर जितने भी प्रश्न हैं जो आपके लिए ऑब्जेक्टिव के तौर पर और फ्यूचर में कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को ध्यान में रखते हुए जो सवाल हैं उसको मैं अपलोड कर दूंगा, आप उसे भी देख लीजिएगा। तो शुरू करते हैं प्रश्न श्रृंखला में। पहले पेज नंबर 4 का ये जो सवाल है, इन सवालों को करते हैं। आइए, पहला सवाल है कि निम्नलिखित में, जो पेज नंबर 4 में है, किस में है? पेज नंबर 4 में जो दिया गया है उसका, निम्नलिखित में से कौन से पदार्थ हैं? हमारे जो इस चैप्टर का जो मैंने एक्सप्लेनेशन किया है उसका पार्ट 1 वीडियो में मैंने पूरा का पूरा जो ये चीज़ समझाया है कि पदार्थ क्या होता है, पूरा डीपली मैंने बताया है। वहाँ से अगर आप उस वीडियो को देख लेते हैं तो ये सवाल आप खुद कर लेंगे। वैसे मैं बता देता हूँ। सवाल दिया है कि निम्नलिखित में से कौन से पदार्थ हैं? निम्नलिखित में से कौन से पदार्थ हैं? कौन? कुर्सी, वायु, स्नेह, गंध, घृणा, बादाम, विचार, शीतल पेय, इत्र की सुगंध। क्या इनमें से कौन पदार्थ है, कौन नहीं है? तो कुर्सी जगह घेरती है ना, उसमें ठोस होता है, तो क्या है? पदार्थ है। फिर वायु, हवा, बिल्कुल उसमें पदार्थ है। उसके बाद स्नेह, हमारे आपके बीच जो स्नेह है, जिस स्नेह की वजह से आप हमें देख रहे हैं, समझ रहे हैं, पढ़ रहे हैं, अच्छा लग रहा है आपको, क्या उस चीज़ में कोई पदार्थ है? वो कोई पदार्थ नहीं है। उसके बाद बादाम बिल्कुल पदार्थ है। घृणा कोई पदार्थ नहीं है, यह एक भाव है। उसके बाद विचार भी कोई पदार्थ नहीं है। शीत भी कोई पदार्थ नहीं है, लेकिन शीतल पेय पदार्थ है। शीतल पेय मतलब ठंडा पीने वाले पदार्थों को शीतल पेय कहेंगे। वो इत्र की सुगंध, इत्र पदार्थ है, इत्र की सुगंध पदार्थ नहीं है। 2 नंबर सवाल है कि निम्नलिखित परीक्षण के कारण बताएं। निम्नलिखित परीक्षण के कारण बताएं। अब क्या परीक्षण है? तो गर्मा गर्म खाने की गंध कई मीटर दूर से ही आपके पास पहुंच जाती है, लेकिन ठंडे खाने की महक लेने के लिए आपको उसके पास जाना पड़ता है। बिल्कुल, यदि कोई बर्तन में खाना रखा हुआ है, किसी बर्तन में खाना रखा हुआ है, जैसे कोई चावल, अगर बासमती के चावल मस्त घरे बनल हो तो क्या दिक्कत, अगर चावल रखा हुआ है, अब इसमें से क्या होता है ना, भाप निकलते रहता है। क्या निकलते रहता है? भाप, क्योंकि गर्म है और इसके अंदर वायु के कण है तो वो जलवाष्प उसका निकलते रहता है। जलवाष्प निकलने, अब होता क्या है कि इन कणों के बीच में, इन कणों में क्या होता है? गतिज ऊर्जा होती है। क्या होती है? गतिज ऊर्जा। किसके कारण? ऊष्मा के कारण एक गतिज ऊर्जा उत्पन्न हो जाती है, जिसके वजह से ये कण का सुगंध के जो जलवाष्प है वो सुगंध को लेके उड़ता है और वातावरण में क्या हो जाता है? फैल जाता है और हम जहाँ भी बैठे रहते हैं वहाँ पर हमें सुगंध मिलती रहती है।
तो आई होप आप इसको समझ गए होंगे। अगला सवाल है 3 नंबर की, स्विमिंग पूल में गोताखोर पानी काट पाता है, इसे पदार्थ का कौन सा गुण प्रेक्षित होता है। जैसे कोई गोताखोर है जो पानी गया पौड़ने थी में, पानी में, तालाब में, स्विमिंग पूल में गोताखोर गया, अब गेल आदमी पौड़े, तो क्या करता है आदमी, पानी हाथे ऐसे काटता है, पानी को काटता ही नहीं काटता है, तो ऐसे काट देता है। अब काट आप क्यों पाते हैं, क्योंकि द्रव का जो कण होता है उसके अंदर आकर्षण बल कम होता है। तो पदार्थ का कौन सा गुण इसमें प्रेक्षित हो रहा है कि पदार्थ के वो जो पदार्थ है, जो जल है, उसमें उसके कणों के बीच आकर्षण बल कम है, यानी आकर्षण बल का गुण उसमें पता चलता है। अगला है कि पदार्थ के कणों की क्या विशेषताएं हैं। हमने पहले ही वीडियो में पढ़ाया था कि पदार्थ के कण के कितनी और क्या विशेषताएं होती है। तो पदार्थ के कणों के बीच 3 विशेषताएं होती है। कितनी होती हैं, 3 विशेषता होती है। पहला कि इनके कणों के बीच आकर्षण बल होता है। क्या होता है, इनके कणों के बीच आकर्षण बल होता है। दूसरा, इनके कणों के बीच रिक्त स्थान होता है। और तीसरा हमने ये बताया था कि पदार्थ के कण जो होते हैं वह निरंतर क्या होते हैं, गतिशील होते हैं। क्या होते हैं, निरंतर गतिशील होते हैं। ये चीज़ हमने ऑलरेडी पढ़ा चुकी है। तो पदार्थ के ये 3 पदार्थ के गुण हैं, विशेषताएं हैं। अब चलते हैं पेज नंबर 6 में। पेज नंबर 6 में जो कि आपके पास ये सवाल ये दिख रहा होगा, क्वेश्चन आंसर आपके स्क्रीन पर भी क्वेश्चन दिख रहा होगा। तो वहाँ चलते हैं। पहला सवाल है कि किसी तत्व के द्रव्यमान प्रति इकाई आयतन को क्या कहते हैं, घनत्व कहते हैं। घनत्व समझ लीजिए क्या होता है, द्रव्यमान प्रति इकाई आयतन, यानी इस इतने दूर में जितना आयतन है, इतने दूर में मान लेते हैं जितना आयतन है, इसके अंदर जो द्रव्यमान है, इसके अंदर जो द्रव्यमान है उसी को क्या कहा जाता है, घनत्व कहा जाता है। क्या कहा जाता है, घनत्व कहा जाता है। मतलब कि यहाँ पर जो घनत्व है ना, जो द्रव्यमान है, क्या है, द्रव्यमान है। अब बटा क्या हो जाएगा, इतना दूर का आयतन। क्लियर, ये हो जाएगा। अब चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। इसी में दिया हुआ है कि बढ़ते हुए घनत्व के क्रम में निम्नलिखित को सजाइए। अब हम समझते हैं पेज नंबर 6 में जो दिया गया है उनको। पेज नंबर 6 में दिया गया है, पहले सवाल का आंसर है, दिया गया है कि वायु, चिमनी का धुआं, शहद, जल, चौक, रुई और लोहा। आप भी देख रहे होंगे प्रश्न। इन सब में इन सभी को बढ़ते हुए घनत्व के हिसाब से सजाना है। इनके कणों के बीच किसके कण के बीच ज़्यादा है, तो सबसे कम वायु, उससे ज़्यादा चिमनी के धुआं, चिमनी का धुआं, फिर क्या दिया हुआ, और सब क्या तत्व इसमें है, चिमनी के धुआं के बाद जल, जल के बाद शहद, शहद के बाद रुई, रुई के बाद चौक, चौक के बाद लोहा। यानी सबसे कम वायु और सबसे कम लोहा के कणों का घनत्व है, लोहा के कणों में। ठीक। अगला सवाल 2 नंबर है कि पदार्थ के विभिन्न अवस्थाओं के गुणों में होने वाले अंतर को सारणीबद्ध कीजिए। यानी पदार्थ के जो भिन्न भिन्न अवस्थाएं हैं, जो उनके गुण, उसके गुणों का सारणीबद्ध करना है। तो आप अपने स्क्रीन पर देख रहे होंगे, मैं उसे समझा देता हूं। जैसे ठोस, द्रव, गैस, 3 पदार्थ हैं। कितने हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस, ये 3 पदार्थ हैं। अब इन 3, चूँकि भौतिक गुण के आधार पर 3 होते हैं, कुल मिलाकर 5 पदार्थ होते हैं। मैंने अपने पहले पार्ट वाले वीडियो में पढ़ा ही दिया है। यहाँ देखिए, अब सॉलिड है, अगर यहाँ कह दिया जाए संपीड्यता, क्या कह दिया जाए, संपीड्यता, तो ठोस में संपीड्यता नहीं होती, आप ठोस को नहीं दबा सकते। लिक्विड में दबा सकते, लिक्विड और गैस में संपीड्यता होती है, आप इसे दबा सकते हैं। अगर आकार की बात करें, किसकी बात करें, आकार की, तो सॉलिड का आकार निश्चित होता है। क्या होता है, सॉलिड का आकार निश्चित होता है, लिक्विड का आकार अनिश्चित होता है, और गैस का भी आकार अनिश्चित होता है। लिक्विड को, यानी जल ले लेते हैं, जल को अगर हम गिलास से लोटा में रखेंगे तो गिलासे के शेप का लोटा में थोड़े खड़ा रहेगा, लोटा के आकार का हो जाएगा। और गैस का तो कोई आकार ही नहीं, अभी रूम में इतना है, इसी गैस को कहीं और निकाल के डाले तो उस कलर का, उसके अब आते हैं आयतन पर। आयतन, ये ठोस जब तक फूट ना जाए आपके दबाव डालने पर, या फिर आपके किसी प्रक्रिया के बाद, तब तक इसका आयतन क्या रहेगा, निश्चित रहेगा। लिक्विड का आयतन भी क्या रहता है, निश्चित रहता है। और गैस का आयतन क्या रहता है, अनिश्चित होता है। क्या होता है, गैस का आयतन अनिश्चित होता है। आप स्क्रीन पे अपने देख ही रहे होंगे। उसके बाद अगर बात करें हम घनत्व की, किसकी,
घनत्व की बात करें तो घनत्व में ठोस में सबसे ज़्यादा घनत्व होता है, इससे कम द्रव में होता है और सबसे कम किससे कहाँ होता है, गैस में होता है। तो आई होप आप इसको समझ गए होंगे, है कि नहीं। आसान सा है, आप अपने आज जीवन आप दैनिक जीवन में देख ही रहे होंगे। चलिए अब चलते हैं 2 नंबर के बी पर कि निम्नलिखित पर टिप्पणी कीजिए। ये जितने टॉपिक्स दिए हुए हैं इन सबको समझाना है। दृढ़ता, आप अपने स्क्रीन पर देखिए, दृढ़ता क्या दिया हुआ है, यानी किसी चीज़ पर, अब जैसे यहाँ देखिए स्क्रीन पर देखिए, अब इसे मैं दबा रहा हूँ, तोड़ रहा हूँ, जल्दी टूटेगा? नहीं टूटेगा। क्यों नहीं टूटेगा? इसके फर्मनेस की वजह से, यानी दृढ़ता की वजह से। इसके कणों के बीच बहुत ज़्यादा आकर्षण बल है, तो जिस वजह से यह अपना आकर्षण, ये अपना आकार नहीं बदल रहा है, इसे क्या कहेंगे? इसकी दृढ़ता कहेंगे। क्या कहेंगे? इसकी दृढ़ता कहेंगे। अगला है संपीड्यता। क्या कहेंगे? संपीड्यता, जिस गुण के वजह से इसे हम दबा नहीं पा रहे हैं, इसे दबा रहे हैं, नहीं दबा रहे हैं, उसी गुण को क्या कहा जाता है? संपीड्यता कहा जाता है। तरलता, मतलब कि बहने का भाव, यानी माने बहने के गुण को ही तरलता कहा जाता है। जल है, जल को अगर हम रख देंगे माटी में तो जैसे फेंकेंगे वैसा ही बैठ थोड़े जाएगा, बहेगा। तो जो गुण उसमें बहने की है उसी को तरलता, लिक्विडिटी कहा जाता है। अगला है बर्तन में गैस का भरना। अब गैस के कणों के बीच आकर्षण बल बहुत ही कम होता है, जिसकी वजह से किसी भी बर्तन में रख दीजिए, पूरा का पूरा बर्तन वो क्या कर लेता है? फैल के छितरा को वहीं में वो भर लेता है। अगला क्या है कि क्या है? आकार। अगला क्या है? आकार क्या है? अब इसका देखिए, मतलब जो बनावट होती है ना वही आकार होती है, जो बनावट होती है वही, देखिए इसकी बनावट जो है यही इसकी आकार है। उसके बाद में कह रहा है गतिज ऊर्जा, यानी जिस ऊर्जा की वजह से किसी पदार्थ के कणों में गति उत्पन्न हो जाती है, जिस ऊर्जा की वजह से पदार्थ के कणों में गति उत्पन्न हो जाती है, उसी को क्या कहा जाता है? गतिज ऊर्जा कहा जाता है, यानी काइनेटिक एनर्जी कहा जाता है। अगला है घनत्व। अभी हमने थोड़ा देर पहले आपको घनत्व समझाया है कि अगर कोई पदार्थ है और इस पदार्थ के इतने दूर में जो द्रव्यमान है, क्या है? जो आयतन इतने दूर में है, वॉल्यूम है, वो जो वॉल्यूम है उसमें जो वजन है, उन्हीं के रेशियो का तो द्रव्यमान घनत्व कहते हैं, यानी द्रव्यमान बटा आयतन। क्या होता है? द्रव्यमान बटा आयतन, यानी इतने दूर के आयतन में जितना वजन है, उसी को क्या कहते हैं? कह देंगे घनत्व कह देंगे। कारण बताना है। 3 का एक क्या है कि गैस पूरी तरह एक बर्तन को भर देती है जिसमें इसे रखते हैं। तो बिल्कुल गैस भर देगी। अगर किसी बर्तन में हम गैस को रखते हैं, ये जैसे बर्तन हुआ और हम इसमें गैस को रखते हैं, तो गैस के कणों के बीच जो होता है काफ़ी खाली स्थान होता है और आकर्षण बल बिल्कुल कम होता है, इसलिए यह पूरे बर्तन में क्या कर देता है? भर देता है। अगला सवाल है बी नंबर के गैस बर्तन की दीवार पर दबाव डालते हैं। तो बिल्कुल ये जितने ही हैं, अगर अपने एलपीजी का सिलेंडर जो आता है उसका जो छोंची होता है अंदर, उसको ऐसे दबाते हैं तो कैसे फटाक से हवा तेज में निकलता है। इसका मतलब है कि अंदर प्रेशर है, इसीलिए बाहर की तरफ क्या दे रहा है? वो जगह मिलते ही वो प्रेशर रिलीज करने के लिए बाहर क्या दे रहा है? एयर दे रहा है, मतलब कि गैस दे रहा है। इसका मतलब है कि उस सिलेंडर के चारों तरफ क्या बना रहा है? गैस दबाव बना रहा है। सिलेंडर के चारों तरफ क्या बना रहा है? दबाव बना रहा है उसके सतह पर, दीवार पे। ठीक। सी नंबर है कि लकड़ी की मेज ठोस कहलाती है। लकड़ी की मेज क्या कहलाती है? ठोस कहलाती है। ऐसा क्यों? तो लकड़ी के अंदर क्या होता है ना, लकड़ी के कणों के अंदर बहुत ज़्यादा घनत्व होता है, बहुत ज़्यादा घनत्व होता है। और बहुत ज़्यादा घनत्व होने के कारण क्या है कि इनके कणों के बीच आकर्षण बल बहुत ज़्यादा होता है, और आकर्षण बल बहुत ज़्यादा होने के कारण ये क्या होते हैं? ठोस होते हैं। क्या होते हैं? ठोस होते हैं। इसलिए लकड़ी की मेज क्या होती है? ठोस होती है। डी नंबर सवाल है कि हवा में हम आसानी से अपना हाथ चला सकते हैं, लेकिन एक ठोस लकड़ी के टुकड़े में हाथ चलाने के लिए हमें कराटे में दक्ष होना पड़ेगा। अब ये हवा है, देखिए यहाँ पर आसानी से हाथ चला गया कि नहीं? आप जहाँ है वहीं चला के देखिए, चला जाएगा। लेकिन बगल में चेयर है, तनी ऊपर पटक कैसे देखिएगा तो चोट पटकिएगा नहीं, चोट लग जाएगा। पटक के देखिएगा, उधर से हाथ निकालने की कोशिश करिएगा, नहीं निकलेगा। क्यों? क्योंकि लकड़ी का जो भी चेयर होगा उसके अंदर जो लकड़ी होगी या फिर जो भी चीज़ होगा, जिस लोहे का ही चेयर क्यों ना हो या फिर प्लास्टिक का ही चेयर क्यों ना हो,
उसके कणों के बीच में आकर्षण बल बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए वो ठोस होता है। यहाँ हवा के कणों के बीच आकर्षण बल कम है, इसलिए यह गैस है। ऐसे मारने पर ये कण क्या हो जा रहे हैं, चूँकि पकड़ाव इनके अंदर कम है तो ये हट जा रहे हैं, लेकिन उसके कणों के बीच पकड़ाव बहुत ज़्यादा है, आकर्षण बल बहुत ज़्यादा है, पकड़ ज़्यादा है, इसलिए वो उनके कण विक्षेपित नहीं हो रहे हैं और क्या हो रहा है, हवा में आसानी से हाथ जा रहा है। लेकिन वहाँ पर चलाने के लिए कराटा सीखना पड़ेगा। कराटा सीखने पर हाथ मजबूत होगा, तब वहाँ मार सकता है आदमी। तो 4 नंबर सवाल हमारे पास है कि सामान्यतः ठोस पदार्थों की अपेक्षा द्रव का घनत्व कम होता है, लेकिन आपने बर्फ के टुकड़े को जल में तैरते हुए देखा होगा। पता लगाइए ऐसा क्यों होता है। तो ऐसा इसलिए होता है, हम जानते हैं कि जो बर्फ के टुकड़े का जो घनत्व होता है जल के घनत्व से काफ़ी कम होता है। यानी बर्फ का जो टुकड़े का घनत्व होता है वह जल के घनत्व से कम होता है, और कम होने के कारण जब इस पर आता है तो ये हल्का होता है, चूँकि इसका घनत्व कम होता है इसलिए हल्का होता है, और हल्का होने की वजह से जल पर क्या करता है, ये तैरता है। तो आगे चलते हैं, आगे है पेज नंबर 9। पेज नंबर 9 में आइएगा, जब देखिएगा तो पेज नंबर 9 में पहला सवाल है कि निम्नलिखित तापमान को सेल्सियस में बदलें। किस में दिया हुआ है, केल्विन में दिया हुआ है, और कहा जा रहा है सेल्सियस में बदलने के लिए 300 केल्विन। कितना केल्विन, 300 केल्विन, 300 केल्विन। और केल्विन को सेल्सियस में बदलने का मतलब है कि इसमें से 273 को माइनस कर देना। कितना आ जाएगा, 27 डिग्री सेल्सियस, यानी 27 डिग्री सेल्सियस 300 केल्विन के बराबर है। अब पीछे का पार्ट 4 जो है वीडियो देख लीजिएगा, वो आ जाएगा। और इसका आंसर मैं बता देता हूँ, बी नंबर का 573 केल्विन, 573 केल्विन 300 डिग्री सेल्सियस के बराबर होगा। निम्नलिखित तापमान पर जल की भौतिक अवस्था क्या होगी। अब 250 डिग्री तापमान पर जल की भौतिक अवस्था क्या होगी, कितना डिग्री तापमान पर, 250, यानी 250 डिग्री सेल्सियस अगर तापमान हो तो इस पर जल की स्थिति क्या होगी, वाष्प के रूप में। क्या होगी, वाष्प के रूप में होगी। किस चीज़ के रूप में होगी, वाष्प के रूप में होगी। अगला सवाल है कि 100 डिग्री सेल्सियस पर क्या होगी। तो 100 डिग्री सेल्सियस पर जल की स्थिति जो होगी वह द्रव और गैस दोनों अवस्था में होगी। द्रव और गैस दोनों अवस्था में जल की स्थिति होगी। अगला 3 नंबर सवाल है हमारे पास कि किसी भी पदार्थ की अवस्था परिवर्तन के दौरान तापमान क्यों स्थिर रहता है। किसी पदार्थ की अवस्था परिवर्तन के दौरान तापमान क्यों स्थिर रहता है, सवाल हमारे पास ये है। तो जब पदार्थ जिस समय अपनी अवस्था बदलती रहती है उस समय उसे ऊष्मा की ज़रूरत होती है। किसकी ज़रूरत होती है, ऊष्मा की ज़रूरत होती है। और वो ऊष्मा क्या करता है, जैसे कि ठोस है और इस ठोस में जब हम ऊष्मा देते हैं तो इसके कण जो होते हैं इससे प्राप्त किया हुआ हीट जो है ऑब्जर्व कर लेते हैं, जिसे गुप्त ऊष्मा कहा जाता है। क्या कहा जाता है, गुप्त ऊष्मा कहा जाता है। और तब ये जाकर क्या करता है, अपना रूप बदलता है, अपना अवस्था बदलता है। तो चूँकि ये जो गुप्त ऊष्मा ऑब्जर्व करके रूप बदलता है, इसलिए इस तापमान क्या रह जाता है, स्थिर रह जाता है। क्या रह जाता है, स्थिर रह जाता है। अब है 4 नंबर सवाल है कि वायुमंडलीय गैसों को द्रव में परिवर्तित करने के लिए कोई विधि सुझाइए। क्या विधि सुझाएं, अगर यहाँ पर कोई बर्तन है और इसमें वायुमंडलीय गैस है, इसको द्रव में बदल देना होगा, तो हम क्या करेंगे, इसके ऊपर से दाबना शुरू करेंगे। क्योंकि गैस है, जब दाबेंगे तो ये एक दूसरे में और नज़दीक आएगा तो सटेगा तो द्रव बदलेगा, और इसको बाहर से ठंडा भी करते रहेंगे। क्या करते रहेंगे, ठंडा भी करते रहेंगे, तब जाकर यह क्या होगा, यानी गैस में शीतलता और दबाव डालकर क्या कर सकते हैं, उसे हम द्रव अवस्था में परिवर्तित कर सकते हैं। पेज नंबर 11 में आइए, प्रश्न श्रृंखला 4। सवाल है कि गर्म शुष्क दिन में कूलर अधिक ठंडा क्यों करता है। गर्म शुष्क दिवस, कैसा गर्म और सूखा, शुष्क माने सूखा, जब मौसम सूखा हो, नमी कम हो, उस समय कूलर कैसे ठंडा करता है। कूलर में से क्या होता है ना, कूलर में से जल का महिया बूंद, मतलब जलवाष्प की तरह जो है निकलते रहता है उसके अंदर से, और निकल के वायुमंडल में, जैसे रूम एकदम सूखा सा है और निकल के उसमें फैलते रहता है। तो फैलने से होता क्या है कि जल का जो कण है जो ठंडा है, वह बाहर के जो शुष्कता है उसके अंदर की जो गर्मी है उसको अवशोषित कर लेता है, और अवशोषित करके बाहर का माहौल भी ठंडा कर देता है। इसीलिए होता क्या है कि गर्म शुष्क दिनों में कूलर अधिक ठंडा करता है। अगला सवाल है 2 नंबर कि गर्मियों में घड़े का जल ठंडा क्यों होता है। घड़ा आपने देखा होगा, घड़ा में जो जल रखा जाता है, जल,
इसके बाहर से अंदर से जल यहाँ पर रिस के चारों तरफ आ जाता है, चारों तरफ रिस के जल आ जाता है। अब चूंकि बाहर का मौसम शुष्क है, बाहर का मौसम कैसा है? शुष्क है, सूखा हुआ है, गर्मी का दिन है, इसलिए तो ये जो हवाएं हैं जो इधर से सट सट के निकलती हैं, ये इन जलों को लेकर के उड़ जाती हैं। उड़ने की वजह से यह सतह कैसा हो जाता है? ठंडा रहता है, और इसके अंदर की जो गर्मी है वो बाहर रिलीज हो जाती है, जिसकी वजह से अंदर का पानी क्या रहता है? ठंडा रहता है। क्लियर? अगला सवाल है कि एसीटोन, पेट्रोल या इत्र डालने पर हमारी हथेली ठंडी क्यों हो जाती है? जैसे ही एसीटोन होगा, इत्र होगा या फिर पेट्रोल होगा, जब डाला जाएगा तो हाथ के इर्द गिर्द में जहाँ पर डाला जाएगा वहाँ का जो त्वचा होगा उसके अंदर की ऊष्मा को वो अवशोषित होकर तुरंत क्या हो जाएगी? वाष्पित हो जाएगी। और जब ऊष्मा ही अवशोषित हो जाएगी तो जाहिर सी बात है जगह क्या होगी? ठंडी होगी। और ठंडी होगी तो हमें कैसा महसूस होगा? ठंडा ही महसूस होगा, गर्म थोड़ी महसूस होगा। 4 नंबर सवाल है कि कप की अपेक्षा प्लेट में हम गर्म दूध की चाय जल्दी पी लेते हैं। अब देखिए, चाय गर्म का कहती चूँकि कप में दे दें हम आपको, किधर? एक प्याला में दे दें हम चाय गर्म करके, और इसी चाय को गर्म करके एक प्लेट में दे दें, इतने ही चाहिए को, तो कौन जल्दी ठंडा होगा? ये ठंडा होगा। क्यों? क्योंकि इसका सरफेस एरिया ज़्यादा है, इसका सरफेस एरिया कम है, तो जल्दी ठंडा होगा, जल्दी पियेंगे। बात समझ में आ गया? इसके सरफेस एरिया ज़्यादा होने की वजह से प्लेट में सरफेस एरिया ज़्यादा रहता है, यानी सतह का क्षेत्रफल ज़्यादा रहता है, इसलिए हम दूध या चाय को जल्दी पी लेते हैं। अब गर्मी में हमें किस तरह के कपड़े पहनने चाहिए? तो गर्मी में हमें सूती कपड़े पहनने चाहिए। क्यों सूती कपड़े पहनने चाहिए? क्योंकि सूती कपड़ा शरीर से निकले हुए पसीना को अवशोषित करता है, और चूँकि शरीर से जो पसीना निकलता है वह शरीर के अंदर के टेम्परेचर को भी लेके निकलता है। तो टेम्परेचर को लेके निकलता है तो वो पसीना जब शर्ट में आता है, सूती कपड़े में आता है, तो कपड़ा लेकर वाष्पित हो जाता है, और वाष्पित होने के कारण हमारा शरीर क्या है? ठंडा महसूस करता है। कैसे महसूस करता है? गर्मियों में ठंडा महसूस करता है। तो इस तरह से इस प्रश्न का मतलब इस चैप्टर का जो ये सारे के सारे जो प्रश्न थे उन्हें हमने किया इस एक वीडियो में। इसके अगले वीडियो में मैं इसी चैप्टर के अभ्यास कार्य को इसी तरीके से आपके सामने रखूँगा। ये जो अभ्यास कार्य आपके सामने दिख रहा है, आप ये जो चार्ट दिया हुआ है इसे याद कर लें, ये बेहद ही आवश्यक चीज़ें हैं। इन्हें फिर मैं एक फैक्ट का वीडियो बना दूंगा जो आप देखेंगे तो आपको लाभदायक होगा। तो अगले वीडियो में मैं अभ्यास कार्य को लेकर आपके सामने आता हूं, और इसे आप प्रॉपर, चूँकि हर प्रश्न का आंसर भी स्क्रीन पर आपको दिखा है और मैंने समझाया भी है, तो आप वहाँ से उसे लिखें, एक नोट्स बनाएं। अपना नोट्स बनाने का तरीका मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बताया है, वहाँ से आप समझ सकते हैं कैसे नोट्स बनाएंगे। वैसे मैं फिर एक बार बता देता हूँ कि नोट्स बनाते वक्त पहले चैप्टर का जो अंदर का एक्सप्लेनेशन है पूरे चैप्टर का, टॉपिक का, उस टॉपिक का नोट्स बनाएं। फिर ये जो प्रश्न हमने प्रश्न श्रृंखला 1, 2, 3, 4 कराया है, उन चारों का आंसर क्वेश्चन करें। फिर लास्ट में अभ्यास कार्य का आंसर क्वेश्चन करें, और उसके बाद आप फैक्ट कुछ लिखें अपने इससे चुन कर, और उसका खैर मैं वीडियो भी आपको बना के दे दूँगा, वहाँ से आप कर सकते हैं। तो आपने पूरा वीडियो देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आप इसी तरीके से हमसे जुड़े रहने के लिए हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अपने क्लास के यार दोस्तों के बीच में ज़रूर शेयर करिएगा। जैसा इस वीडियो से आपको लाभ प्राप्त हुआ है आप अपने दोस्तों के पास भी भेजें। तो मिलते हैं इस चैप्टर के अभ्यास कार्य में अगले वीडियो में, यानी आंसर क्वेश्चन के पार्ट 2 में। तब तक के लिए वंदे मातरम।